नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग लेखपाल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा कराए गए हर वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख रहे हैं, जिससे आपको आपके एग्जाम के लिए एक दिशा मिलेगी कि आपको क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस तरीके से अपनी तैयारी को करना है। तो उसी श्रृंखला में हम आपको ग्राम विकास के वो क्वेश्चन या कृषि के क्वेश्चन करा रहे हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो चलिए आज अपनी तीसरी क्लास में देखते हैं आगे के क्वेश्चन जो कि ग्राम विकास के 2025 के पेपर में पूछे गए हैं। तो आप देखिए इसको, लेखपाल के पेपर में। तो अब क्या है, स्वदेशी हल क्या है, ये आपको बताना है। स्वदेशी हल क्या है, तो इसमें आप देखेंगे स्वदेशी हल जुताई का एक प्राथमिक उपकरण है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रयोग अधिकांशतः किया जाता है। जुताई करते समय खेत की मिट्टी को ढीला कर उसे बीजारोपण के लिए उपयुक्त बनाया जाता है। स्वदेशी हल का स्थान आधुनिक समय में मशीनों ने ले लिया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप जैसे देखते होंगे कि ट्रैक्टर के पीछे मशीनें लगाकर उनसे खेत में जुताई की जाती है। पहले प्रारंभ आप देखेंगे तो प्राथमिक तौर पर इनिशियल टाइम्स में पहले से हल चले आ रहे थे जो लकड़ी के हुआ करते थे, फिर बैल के साथ हल लगाकर करते थे, फिर अब वो ट्रैक्टर के साथ मशीनों की तरह काम करने लगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जुताई की प्राथमिक उपकरण है स्वदेशी हल। ठीक, अब देखिए ई का 80 साली किस्म किस फसल अवधि का है, तो ये आपको बताना है कि इस जो 80 साली किस्म है गन्ने की, वो जो है वो फसल अवधि क्या होती है, कितने समय तक इसको बोया जाता है। तो इसको बोया जाता है 18 माह के लिए। ठीक है, किस्म की फसल की अवधि। ठीक है, 80 साली किस्म की ईख की खेती मुख्यतः महाशिवरात्रि में की जाती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका रोपण जुलाई माह में किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो करंट अफेयर्स में के बेसिस से पूछे गए होते हैं, तो उस टाइम पे जो करंट अफेयर्स रहा होगा आंसर वो हो जाएगा, पर समय के साथ वो करंट अफेयर्स बदल जाता है। जैसे देखिए, भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, तो वो है बॉर्डर प्रणाली, चेक बेसिन, ठीक है, स्प्रिंकलर या सतही सिंचाई। तो आप देखेंगे जो सतही प्रणाली है उसी पे आता है। ठीक है, सिंचाई के अंतर्गत आती है। भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत नहर है, नलकूप है, कुएं हैं, पोखर हैं, तालाब हैं। इनमें से नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये कैसी सिंचाई हो रही है, ये सतह पर हो रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षीय सब्जी है, तो वृक्षीय सब्जी आपको बतानी है, तो आप देखेंगे तो वो हो जाएगी करी पत्ता। ठीक है, वृक्षीय सब्जी है। करी पत्ता का प्रयोग खाद्य पदार्थ और व्यंजनों के मसालों के रूप में किया जाता है। इसे हम मीठी नीम के नाम से भी जानते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि मीठी नीम के नाम से किस पौधे को जाना जाता है, तो वो है करी पत्ता। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। तेज हवा की गति कितनी होती है, ये सारे क्वेश्चन आपसे लेखपाल के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन्हें आप तैयार करें। लगभग 30 मील प्रति घंटा होती है, ये आपको ध्यान रखनी है, या 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मील को अगर आप किलोमीटर में बदलेंगे तो वो 45 से 50 किलोमीटर के आसपास आ जाएगा। अब भारत में कुल कितने गांव हैं, इस तरह का क्वेश्चन समय के साथ बदलता रहता है, समय के साथ बदलाव होता है, तो लाओ इन क्वेश्चंस में होता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे और प्रेजेंट टाइम में देख लेंगे। तो अगर हम अभी बात करें तो अभी 2011 की जनगणना ही हुई है, 2011 के बाद से अभी तक जनगणना नहीं हुई है। जब वो हो जाएगी तो उनसे नया आंकड़ा मिलेगा। अभी ये है 6,40,930, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली उपलब्ध है, ये आपको बताना है। और ये भी क्वेश्चन समय के साथ बदलाव, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन जब 2015 में पूछा गया था तो उसमें तब धीरे धीरे हर घर बिजली योजना क्या कहते हैं, और सोलर लाइट्स और सोलर कनेक्शंस ये सारे किए जा रहे हैं, सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं, तो इन सब की वजह से ये डेटा बदल गया होगा। ठीक है, तो आप ये नया डेटा तैयार करेंगे जो कि आपको आगे की क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। भारत में मिट्टी के तेल का खुदरा बाजार मूल्य क्या है, ये क्वेश्चन भी अब उतना रिलेवेंट नहीं रह गया है,
तो अब आप इसको मत तैयार करिए, क्योंकि मिट्टी के तेल का इस्तेमाल अब नहीं होता है, या ना के बराबर होता है, एकदम नेग्लिजिबल है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी छोड़ दीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है? ये क्वेश्चन अभी भी रिलेवेंस रखता है। क्यों? क्योंकि आगे की जनगणना नहीं हुई है, तो उस हिसाब से आप इसको तैयार करेंगे। तो देखिए 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी 83.3 करोड़ थी। ठीक, और ये भारत की कुल आबादी का 68.89, इसको आप बोलेंगे तो आप कह सकते हैं लगभग 70%। तो आप खुद देख सकते हैं कि भारत गांव में बसता है, ये शब्द क्यों कहे जाते हैं। 70% आबादी भारत की गांव में रह रही है, तो भारत गांव में बसता है, ये बात सच साबित होती है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। शहरी नगरीय भारत की आबादी 37.7 करोड़ है, जो कि भारत की कुल आबादी का 31.16% है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए बहुचर्चित सिंचाई का स्रोत क्या है? सबसे ज्यादा कौन सा इस्तेमाल होता है? तो वो होते हैं ट्यूबवेल्स। ये आपको पता भी होगा, आप अपने गांव में भी जाते होंगे, या जिन बच्चों के भी गांव हैं वो जाते होंगे, तो वहां पे बहुत सारे खेतों के बाहर ट्यूबवेल्स लगे होते हैं। तो सबसे ज्यादा बहुचर्चित स्रोत, अब देखिए ट्यूबवेल की हिस्सेदारी 45% है, नहर की हिस्सेदारी 26%, कुएं की हिस्सेदारी 19%, तालाब की 3% और बाकी सबकी अदर की 7%। ये डेटा भी देखिए, जितने भी डेटा आधारित क्वेश्चन हैं इन सब की वैल्यू समय के साथ बदल जाती है। तो इन सारी चीजों को आपको अभी सिर्फ ये समझाने की कोशिश की जा रही है पीवाईक्यू के माध्यम से कि किस तरह के क्वेश्चन विगत वर्षों में आपके एग्जाम में आए। तो आप इनसे समझें, और अगर इनसे रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर्स में डेटा आता है, जैसे ये सब सर्वे बार बार होते रहते हैं डिपार्टमेंट वाइज, तो वो नए डेटा को ही क्वेश्चन का आधार बनाकर तैयार करिएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टाइम में भी देखेंगे, प्रेजेंट टाइम में कि क्या है। ठीक है, तो ये आपको तैयार करना है उस हिसाब से। और ये सब क्लासेस आपको आगे दी जाएंगी, आगे पढ़ाया जाएगा करंट से रिलेटेड वो सारे टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत टीवी सेट की बिक्री होती है? तो ये उस टाइम का क्वेश्चन था। अब इससे रिलेटेड पूछ सकता है कितने प्रतिशत मोबाइल की बिक्री हुई है। तो ये सब आप क्वेश्चन तैयार करेंगे अपने भविष्य के लिए। हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए था? तो ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। हरित क्रांति अगर आप बात करें तो ये 1960-70 के टाइम की बात है, और भारत में हरित क्रांति के जनक किनको कहते हैं? MS स्वामीनाथन को कहते हैं। और अगर आप क्या कहते हैं देखेंगे तो इसमें गेहूं और चावल, ये दो फसलें ऐसी थी, हरित क्रांति गेहूं और चावल जैसी फसलों के लिए वरदान साबित हुई। भारत में हरित क्रांति के जनक देखिए MS स्वामीनाथन, इनको आप भारत में हरित क्रांति के जनक मानते हैं। अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात होगी तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। ये नाम भी आप याद करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकटग्रस्त है? तो ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगी रसेल वाइपर नामक सर्प प्रजाति ग्रामीण भारत में सर्वाधिक संकटग्रस्त है। ठीक है, भारत में संकटग्रस्त जीवों और उनकी प्रजातियों के लिए संरक्षण के लिए 400 वन्य जीव अभ्यारण्य और 80 राष्ट्रीय मार्गों की स्थापना की गई। ये भी डेटा आधारित है, तो ये डेटा समय के साथ बदल गया होगा। ठीक है, समय के साथ परिवर्तन, ये आप एकदम ध्यान रखेंगे। जो भी क्वेश्चन परिवर्तन, जो भी क्वेश्चन ऐसे हैं जो करंट से संबंधित हैं और जो डेटाबेस हैं, तो ये डेटाबेस टाइम के साथ बदलता है। और ये 2015 के क्वेश्चन हैं, तो 15 से अब तक काफी टाइम हो चुका है, 2010 साल बीत चुके हैं, तो बहुत से डेटा चेंज हो गए होंगे। तो इन सारे टॉपिक्स को समझना है और इनसे रिलेटेड करंट डेटा तैयार करने। ठीक है, अधिरण और बटाई शब्द का प्रयोग किस अभिप्राय के लिए किया जाता है? तो हम जानते हैं शब्द का प्रयोग भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों की खेती और उनके पैदावार को दो साझेदारों के मध्य बराबर रूप से बांटना देखिए अधिया कहलाता। अधिया का मतलब क्या हो गया कि आधा आधा, दो लोग उसमें साझेदार हैं, आधा मेरा आधा तुम्हारा, तो वो अधिया हो जाता है। ठीक है, इसको आप समझिए ये अधिया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा अधिया। और अगर आप खेत को ठेके पर दे देते हैं तो उसे हम बटाई कहते हैं। बहुत से लोगों ने सुना भी होगा कि घर वालों हम लोगों के, जैसे मेरा गांव है तो मेरे गांव पे हम लोग नहीं जाते, तो हमने अपनी जमीन बटैया पे दे रखी है। तो वहां पर क्या होता है
कि वो अनाज बोते हैं, उसका कुछ परसेंट हम लोगों को मिलता है, बाकी उनका होता है। ये हो गया बटैया। और अगर अधिया पे देते तो आधा मेरा आधा उनका, साझेदारी होती है उसमें। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। अब ये देखिए सिराजी और बरासा, ये किसका उच्च वर्गीकरण है? तो ये आप देखेंगे तो ये कबूतर की प्रजाति का नाम है। ये आपको बताने के लिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये ध्यान रखिए, भारत में स्वाभाविक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है? तो हमने ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया भी है, आपके टेस्ट पेपर जो लेखपाल का प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे चल रहा है उसमें आप देखेंगे तो इससे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। तो आप उन सेशंस को जरूर देखें और उनसे आपको आपके तैयारी में बहुत मदद मिलने वाली है, तो आप वो जरूर देखिएगा। तो उसमें जलोढ़ मिट्टी जो है वो स्वाभाविक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी, क्योंकि सबसे ज्यादा पैदावार इसी मिट्टी में होती है। ठीक है, और ये मिट्टी जितनी भी प्रकार की मिट्टियां होती है उसमें सबसे अधिक उपजाऊ होती है। मुख्यतः हिमालय की नदियों से लाई गई होती है, जो भी सिल्ट होता है उससे मिलकर बनी होती है, गंगा के मैदान को सघन रूप देती है। इसीलिए आप देखेंगे तो जो मैदानी इलाके हैं वहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या होती है। ठीक है, अब देखिए आंधी में हवा की गति कितनी होती है आपको बताना है। तो आंधी में हवा की गति आप देखेंगे तो एक बायकॉट पैमाना होता है जिसके अनुसार आंधी में हवा की गति लगभग 80 मील प्रति घंटा या 118 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये आपको याद करना है। अब ये सारे क्वेश्चन जो है वो साइंस में भी बन जाते हैं, एग्रीकल्चर में भी बन जाते हैं, और ये क्वेश्चन आपसे ग्राम विकास के सेक्शन में ही पूछे गए थे, तो ये आप तैयार करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो ये आपको बताना है, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या गैर आबादी वाले गांवों से अधिक है। ठीक है, भारत में लगभग 2,50,000 ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतों का मुखिया सरपंच या प्रधान होता है। ग्राम पंचायत निवासित नागरिकों द्वारा वोट देकर चुना जाता है। ये तो आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये फैक्ट है, पर ये डेटा भी समय के साथ बदलता है। हमने आपको ये चीज अच्छे से समझाया है कि जहां पर भी कोई भी डेटा मिले आप ये चीज चेक करिए कि ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है। अगर वो बहुत पुराना है तो आपको उसको समय के साथ अपडेट करना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी डेटा हो, कोई भी आंकड़ा हो, वो समय के साथ बदलता ही बदलता है। ठीक, अब देखिए गूटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है? लीची, अनानास, आम और पपीता। तो आप देखेंगे जो लीची की बुढ़ाई और संवर्धन होता है उसके लिए किया जाता है, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है इस सेंस में कि ये क्वेश्चन आए हैं और ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है शिमला में। तो ये भारत के महत्वपूर्ण संस्थान ये आपको पढ़ाए जाएंगे। हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें वन कॉन्सेप्ट वन क्लास में आपको समझाया जा रहा है। तो उसमें जितने भी उत्तर प्रदेश के संस्थान है, जैसे गन्ना संस्थान, दलहन संस्थान, क्या कहते हैं, इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। भारत में भी जो भी महत्वपूर्ण संस्थान है, जैसे देहरादून में कौन सा है तो वो आपको बताना है। आप बताइए। अगर आप देखेंगे तो जो एक ISFR की रिपोर्ट आती है ये कौन निकालता है? तो ये देहरादून की ही संस्थान निकालती है। उसका नाम आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है वो 1995 में भी की गई थी शिमला में। और केंद्रीय आलू अनुसंधान पे बहुत क्वेश्चन बने बार बार, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप यहाँ से ये समझें कि क्या कहते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अभी और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आपको कराए जाएंगे और सब्जेक्ट वाइज कराए जाएंगे। हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जिससे आप समझ पाएं कि एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना। थैंक यू, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।